नमस्कार। हाँ। आज बात करते हैं स्टेंडल के मशहूर फ्रांसीसी उपन्यास ले रूज et le noir, यानी लाल और काला। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस उपन्यास से जुड़े कुछ जरूरी अंश हैं। कहानी का सार है, मुख्य किरदार जूलियन सोरेल, फिर प्रतीक, विषय और कुछ यादगार बातें भी। हाँ। इरादा यह है कि इस क्लासिक से जुड़े जो मुख्य विचार हैं उनको समझें, खासकर नेपोलियन के बाद के फ्रांस में महत्वाकांक्षा, प्यार और समाज, उस पर थोड़ा गौर करें। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये तो उस जमाने का मतलब एक तरह का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दस्तावेज है। स्टेंडल ने खुद कहा भी था कि उपन्यास सड़क पर घूमता हुआ आईना है। हाँ, सुना है ये। तो ये उस समाज की अच्छाई, बुराई, उसकी हकीकत सब दिखाता है। और ये दौर भी कौन सा था? नेपोलियन के बाद का, जब फ्रांस में पुरानी राजशाही, पुराने तौर तरीके लौट रहे थे। हाँ, तो कहानी का जो हीरो है जूलियन सोरेल एक गरीब बढ़ई का बेटा है, लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला और महत्वाकांक्षी नौजवान। बेहद महत्वाकांक्षी। और नेपोलियन उसका आदर्श है। तो वो सोचता है कि समाज में ऊपर उठने के लिए या तो सेना का रास्ता है, जिसका प्रतीक लाल रंग है। हाँ, लाल वर्दी। या फिर चर्च का रास्ता, जिसका प्रतीक काला रंग है। काला चोगा। बिल्कुल। उसकी लैटिन भाषा पर पकड़ भी जबरदस्त है, जिससे वो मतलब लोगों को इम्प्रेस करता है। और यहीं से वो समाज में आगे बढ़ने की जो जद्दोजहद है और जो पाखंड है, वो मुद्दा सामने आता है। सही। क्योंकि उस दौर के फ्रांस में जूलियन जैसे आम लड़के के लिए सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर ऊपर उठना बहुत मुश्किल था। हाँ, नामुमकिन जैसा। हाँ, और स्टेंडल ये कमाल की बात दिखाते हैं कि कैसे वो समाज सिर्फ ऐसी महत्वाकांक्षा को रोकता ही नहीं, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ देता है, उसे दिखावे और चालाकी के रास्ते पर धकेल देता है। हाँ, तो जूलियन का सफर फिर शुरू होता है। वेरियरस शहर से उसे मैयर मिस्टर दे रेनाल के बच्चों का ट्यूटर रखा जाता है। जी। और यहीं मैयर की पत्नी मदाम दे रेनाल, उनके साथ उसका पहला इश्क होता है। हाँ, लेकिन ये रिश्ता भी बड़ा पेचीदा है। इसमें जुनून तो है, पर जूलियन का अंदरूनी संघर्ष भी दिखता है। बिल्कुल। फिर बात फैलने का डर होता है, स्कैंडल का डर, तो उसे पेरिस जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्या ये शुरू से ही सिर्फ प्यार था? मतलब शुरू में तो जूलियन इसे अपनी महत्वाकांक्षा साधने का एक जरिया समझता है, एक तरह की जीत। हाँ, ये बात तो है। ये उसके किरदार का वो दोहरापन दिखाता है। एक जगह वो सोचता भी है, जैसा स्रोत में है, कि मैं साफ देख रहा हूं कि महत्वाकांक्षा मुझे तबाह कर रही है, पर मैं इसे रोक नहीं सकता। सही। तो फिर वो पेरिस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात ऊंचे तबके के लोगों से होती है। मार्किस दे ला मोल का सेक्रेटरी बनता है। हाँ, मार्केज। और मार्किस की बेटी है माथिल्ड, तेज, थोड़ी मगरूर। उससे उसका एक बहुत ही जटिल दिमागी किस्म का रिश्ता बनता है। हाँ, ये रिश्ता मादाम दे रेनाल वाले रिश्ते से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। ये जैसे ताकत और दिमागी खेल ज्यादा लगता है ना? बिल्कुल। फिर माथिल्ड गर्भवती हो जाती है और तब मार्किस मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए जूलियन को सेना में ओहदा और शादी का प्रस्ताव देता है। यहाँ दोनों प्रेम कहानियों का जो फर्क है वो देखने लायक है। मादाम दे रेनाल का प्यार ज्यादा सच्चा लगता है, जज्बाती, नर्म। हाँ। और माथिल्ड के साथ जो रिश्ता है वो जैसे सत्ता का खेल हो, समाज को चुनौती देने की कोशिश। ये ज्यादा दिमागी है, कम दिली। सही कहा। तो जूलियन की मंजिल बिल्कुल करीब ही थी, ऐसा लग रहा था कि तभी मादाम दे रेनाल का एक खत पहुंच जाता है मार्किस तक। ओहो। और उसमें जूलियन को एक मौका परस्त बताया गया है कि वो लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा। अब जूलियन गुस्से और बेइज्जती से बिल्कुल तिलमिला जाता है। हाँ। वो वेरियर आयर्स लौटता है और सीधा चर्च पहुंचता है, जहां मादाम दे रेनाल प्रार्थना कर रही होती हैं, और उन पर गोली चला देता है। हाँ, हालांकि वो बच जाती हैं। हाँ, वो बच जाती हैं, लेकिन जाहिर है जूलियन गिरफ्तार हो जाता है। और ये घटना, ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। शायद पहली बार ऐसा होता है कि जूलियन किसी सोची समझी चाल या महत्वाकांक्षा से नहीं, हाँ, बल्कि सीधे जज्बात में बहकर एक गहरे जुनून में आकर कोई काम करता है। सही। और यही बेकाबू जुनून उसके पतन की वजह बनता है। यहाँ वो जुनून और फर्ज, असलियत और दिखावे का जो टकराव है वो एकदम साफ नजर आता है। बिल्कुल। फिर जेल में जूलियन अपनी जिंदगी पर, अपनी चाहतों पर, अपने रिश्तों पर गहराई से सोचता है। हाँ, वो दौर उसके लिए आत्मविश्लेषण का है। मादाम दे रेनाल भी उसे माफ कर देती हैं और उससे मिलने आती हैं। उनके बीच फिर से एक मतलब खामोश गहरा रिश्ता बनता है। हाँ। आखिरकार जूलियन को मौत की सजा मिलती है और वो उसे बड़ी शांति से स्वीकार कर लेता है। उसे लगता है कि असली खुशी, जो सच्ची खुशी है, वो उसे दुनिया जीतने या समाज में ऊपर उठने में नहीं मिली,
बल्कि मदाम दे रिनाल के साथ उस आखिरी मेल में मिली। हाँ बिल्कुल, वो कहता भी है, मैंने खुशी को जाना है, अब मैं मर सकता हूँ। और ये भी बहुत मार्मिक है कि उसकी मौत के सिर्फ 3 दिन बाद मदाम दे रिनाल भी गम से दुनिया छोड़ देती हैं। हाँ। इससे उनके रिश्ते की गहराई और उस पूरी कहानी की ट्रेजेडी का अंदाजा होता है। और अंत में जूलियन को ये भी एहसास होता है कि वो जिस दुनिया को जीतना चाहता था वो उससे कितना अलग था, कितना दूर था। हाँ, अपनी सामाजिक हदों का उसे कड़वा सच पता चलता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लाल और काला जूलियन सोरेल की महत्वाकांक्षा, उसके इश्क, समाज के पाखंड और उसके अपने अंदर के संघर्ष की एक बहुत ही उलझी हुई गहरी कहानी है। हाँ, लाल और काले रंगों का प्रतीक, वो दो बिल्कुल अलग तरह की प्रेम कहानियां, और उस वक्त के फ्रांसीसी समाज पर एक तीखी नजर, ये सब मिलकर इस उपन्यास को आज भी इतना अहम बनाते हैं। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के समाज में भी अपनी इच्छाओं और समाज के दबावों के बीच का ये संघर्ष कितना मायने रखता है। ये सवाल तो है। क्या आज भी महत्वाकांक्षा के लिए उसी तरह अपनी असलियत की, अपने सच्चे रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़ती है जैसे शायद जूलियन के वक्त में देनी पड़ती थी? ये सवाल, ये उपन्यास कहीं ना कहीं हमारे लिए छोड़ जाता है।